क्या आपको पता है हमारी दुनिया में आज जैसे क्रिएचर्स रहते हैं उनसे कहीं ज्यादा खतरनाक और अजीब क्रिएचर्स मिलियंस एंड ईयर्स पहले इसी दुनिया में रहते थे, जिनमें से कुछ समुद्र के राजा थे, कुछ जमीन के और कुछ हवा के। ऐसे स्केरी प्री हिस्टोरिक मॉन्स्टर्स जैसे जानवर जो कि न सिर्फ अपने साइज बल्कि अपने अंदाज से भी अर्थ को रूल करते थे। ऐसे ही 5 स्केरी एंड इंटरेस्टिंग एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में आज हम जानेंगे, सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक इनॉर्मस प्री हिस्टोरिक शार्क ऑटोडस मेगालोडॉन के बारे में। यह 1 से 20 मिलियन ईयर्स पहले तक एग्जिस्ट करते थे। इनकी लंबाई लगभग 80 फीट तक की हो सकती थी, यानी 2 सिटी बसेस के इक्वल, और इनका वेट 94 टन तक का होता था। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताया जाए तो 15 से 16 हाथियों के बराबर इस एक अकेले शार्क का वजन होता था। अगर इनके एक दांत के साइज की बात की जाए तो वह भी 6.9 इंच का रहता था, यानी इंसान के दांत से 4 गुना बड़ा, और इनका बाइट फोर्स 1,88,554 से 1,88,021 न्यूटन तक का होता था। TX का बाइट फोर्स भी 35,000 से लेकर 35,000 न्यूटन तक का होता था, यानी मेगाडॉन के बाइट F के सामने TX भी कमजोर था। इवन इसका बाइट फोर्स किसी भी प्रेडेटर से सबसे ज्यादा था। इसके फॉसिल्स, जो कि प्राइमरली दांत और अरियारज की हड्डियों के थे, वह दुनिया भर में पाए गए हैं, और उनसे पता लगता है कि यह एंशिएंट टाइम में ओशियन का सबसे डेंजरस प्रेडेटर था। इसके शिकार फिशेस, ब्लिन वेल्स, सील्स और कभी-कभी दूसरे शार्क्स भी होते थे। लेकिन फिर लगभग 3 करोड़ 6 लाख ईयर्स पहले वो वक्त आया जब यह डेंजरस प्रेडेटर एक्सटिंक्ट हो गए। पहले साइंटिस्ट का कहना था कि मेगाडॉन के खत्म होने की वजह क्लाइमेट चेंज है, क्योंकि मेगालोडॉन वार्म वाटर में रहने वाले स्पीशीज थे। लेकिन जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच का सीवे बंद हो गया था, तो इसकी वजह से समुद्र के पानी का फ्लो बदल गया था और पानी ठंडा होने लगा था। लेकिन 2016 के न्यू रिसर्चेस से ये पता लगता है कि मेगालोडॉन सिर्फ क्लाइमेट चेंजेस की वजह से ही एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। मेगालोडॉन ज्यादातर बेलन व्हेल्स को खाता था, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी कम होने लगी थी, और साथ ही छोटे शार्क जैसे ग्रेट व्हाइट शार्क और कलर व्हेल्स जैसे नए प्रेडेटर्स पड़ने लगे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि मेगालोडॉन इन व्हाइट शार्काटक्स ऑन बेलन व्हेल्स को क्यों नहीं खाता था, तो इसके पीछे भी एक काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। असल में मेगालोडॉन आलसी था। जी हाँ, वो इन छोटे शिकार के पीछे नहीं भागता था। उसको बड़े और ज्यादा फायदा देने वाले शिकार चाहिए होते थे। सेकेंड नंबर पर हमारा आता है स्माइलोडॉन एक्सेबर टूथ टाइगर। यह अर्ली प्लास्टोसिन एपॉक में पाए जाते थे। इनके इंसीजर्स यानी फ्रंट टीथ लगभग 1 फुट लंबे होते थे, और इनकी जेठात बहुत मजबूत होती थी। इन्हीं इंसीजर्स और स्ट्रैंग जॉस की वजह से किसी भी बड़े शिकार को आसानी से मार सकते थे। इनका वेट 340 किलोग्राम तक का होता था। आज के शेर या बाघ की बात की जाए तो उनका शरीर पतला और दौड़ तेज होती है। इस मैराडॉन के केस में ऐसा नहीं था। हालांकि इस मैराडॉन एक तेज दौड़ने वाला जानवर नहीं था, लेकिन इसके शिकार करने का अंदाज काफी डिफरेंट था। ये छुपकर अचानक से वार करता था और शिकार को अपने आगे के पांव से पकड़ लेता था, और अपने इन सीजर्स का इस्तेमाल करके शिकार के गले या फिर पेट पर वार करता था। और इसके बाद जब वह शिकार मर जाता था, तब स्माइलोडॉन उसको खाता था। इसके एक्सटिंक्शन की बात की जाए तो तकरीबन 10,000 साल पहले ये स्माइलोडॉन एक्सटिंक्ट हो गए थे, और इसके एक्सटिंक्ट होने का भी पहला रीजन क्लाइमेट चेंज था। एक पीरियड था आइस एज, जिसमें क्लाइमेट ठंडा रहता था। लेकिन जब ये पीरियड एंड हुआ तो ग्रेजुअली क्लाइमेट वार्म होने लगा, जिसकी वजह से जो लार्ज हर्बीवोर्स जानवर स्माइलोडॉन के शिकार थे, वह इन एनवायरमेंटल कंडीशंस में सर्वाइव नहीं कर पाए, और स्माइलोडॉन के लिए शिकार की कमी हो गई। साथ ही स्माइलोडॉन को इतना टाइम नहीं मिला कि वह नए एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर ले, क्योंकि आइस एज के एंड में काफी रैपिड चेंज देखने के लिए मिला था। इसके अलावा जो एक और रीजन आता है इसके एक्सटेंशन का, वो है अराइवल ऑफ ह्यूमंस, जिन्होंने बड़े हर्बीवोर्स एनिमल्स का शिकार करना शुरू कर दिया था। अब हम बात करते हैं तीसरे एनिमल के बारे में, टाइटेनोबोआ। एक एक्सटिंक्ट सांप जो कि पैलेसिन एपोक में यानी 66 से 56 साल पहले एग्जिस्ट करता था। टाइटेनोबोआ के 58 से 60 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स में मिले रीढ़ की हड्डी के टुकड़ों से पैलेंटोलॉजिस्ट ने अंदाजा लगाया है कि एक एडल्ट टाइटेनोबोआ की एवरेज लेंथ तकरीबन 13 मीटर तक की रहती थी, और वेट लगभग 10,135 केग।
इससे कंपैरिजन करते हुए अगर हम एक एडल्ट एनाकोंडा की बात करें तो उसकी एवरेज लेंथ भी 6.5 मीटर तक की होती है और एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग एनाकोंडा की 9 मीटर तक, जिसका मतलब ये हुआ कि आज के टाइम का कोई भी सांप टाइटनोबोआ की लेंथ को टक्कर नहीं दे सकता है। ऐसा बताया जाता है कि टाइटनोबोआ आज के एनाकोंडा और बोया स्नेक से रिलेटेड है, बट यह चीज क्लियर नहीं है कि यह किस मॉडर्न कॉन्स्ट्रक्टर स्नेक से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है। एक अपडेट आपको दे देते हैं कि कंस्ट्रक्टर स्नेक्स वो होते हैं जो अपने शिकार को स्क्वीज करके मारने का तरीका इस्तेमाल करते हैं। अगर सिंपली बताया जाए तो अपनी बॉडी से अपने शिकार को दबाकर उसकी सांस रोक देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। टाइटन बोआ के शिकार करने का तरीका भी ऐसा ही था। इसकी डाइट क्या थी, इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस तो नहीं है, लेकिन ऐसा स्पेकुलेट किया जाता है कि एक कार्निवोरस प्रेडेटर था और बड़े शिकारों को खाता था, जो कि आज के मॉडर्न स्नैक्स के लिए बहुत बड़े होते हैं। टाइटनोबोआ का इतना बड़ा साइज होने की वजह से उसका जमीन पर रहना काफी मुश्किल था और शायद इसी वजह से वह पानी में ही रहता था। और यह बड़ा साइज होने की वजह यह थी कि पेसिन एरा का गर्म क्लाइमेट इसके लिए फेवरेबल था, जो कि इसके मेटाबॉलिज्म को भी ज्यादा फास्ट बनाता था। और शायद इसी वजह से जब क्लाइमेट में चेंजेस देखने के लिए मिलने लगे और जमीन ठंडी होने लगी और इकोसिस्टम में भी चेंजेस आए तो ये एक्सटिंक्ट हो गया। 4th नंबर पर हमारा आता है फॉरेस्ट रक्कोस, जिसको टेरर बर्ड भी बोला जाता है। यह साउथ अमेरिका के घने जंगलों में एक टाइम पर राज किया करता था। इसके बारे में सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि वैसे तो ये बर्ड्स में गिना जाता है, लेकिन ये उड़ नहीं सकता था। जी हाँ, लेकिन इसकी दौड़ बहुत तेज थी और इसकी बॉडी भी इस तरह से ही बनी थी कि यह जमीन पर दौड़कर शिकार कर सके। इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर्स और वेट लगभग 136 केग होता था। फॉरेस्ट रकोस की बीक यानी चोंच बहुत मजबूत होती थी और इसकी शेप एक हुक की तरह होती थी, जिसको यह शिकार को पकड़ने और उस पर वार करने के लिए इस्तेमाल करता था। इसके पंजे भी इतने मजबूत थे कि यह अपने पंजों से ही शिकार को गिरा लेता था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसके बारे में यह है कि इसकी गर्दन इतनी मजबूत होती थी कि जब यह अपनी चोंच से वार करता था तब उस पर इसकी गर्दन का पूरा फोर्स लगता था। आज के साउथ अमेरिकन बर्ड्स जैसे सेरीमा, इसको फॉरेस्ट रकोस का दूर का रिलेटिव माना जाता है। सेरीमा अपने शिकार को अपनी चोंच से पकड़कर जमीन पर बार बार पटकता है। ऐसा माना जाता है कि फॉरेस्ट रकोस भी शिकार करने का यही तरीका अपनाता होगा। हालांकि इसके एक्सटेंशन का एग्जैक्ट कॉज क्या है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिटरमाइन नहीं की गई है, बट ऐसा माना जाता है कि इसके एक्सटेंशन का रीजन भी क्लाइमेट चेंज ही रहा होगा। कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान लगभग 346 मिलियन से 293 मिलियन ईयर्स पहले आर्थ्रोप्लूरा आर्माटा नाम का एक बड़ा मिलिपिड अर्थ पर रहता था। मिलिपिड का मतलब होता है एक ऐसा सेगमेंटेड क्रिएचर जिसके बहुत सारे पैर होते हैं। आर्थ्रोप्लूरा भी ऐसा ही क्रिएचर था और इसके लगभग 22 से 64 जॉइंटेड लेग्स होते थे। यह टेरिफाइंग क्रिएचर अब तक का सबसे बड़ा लैंड इन्वर्टब्रेट माना जाता है। लैंड इन्वर्टब्रेट का मतलब होता है जमीन पर रेंगने वाले बिना रीढ़ की हड्डी के क्रिएचर। यह सबसे बड़ा लैंड इन्वर्टब्रेट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी लेंथ लगभग 2.4 मीटर और चौड़ाई लगभग 0.6 मीटर तक की होती थी और इसकी एंटायर बॉडी डैंडी है आर्मर्ड प्लेट से कवर रहती थी और इसका वेट 50 किलोग्राम तक का होता था। अगर आज के मिलीपेड से इसका कंपैरिजन किया जाए तो उनकी लेंथ मैक्सिमम 0.13 मीटर तक हो सकती है और वेट सिर्फ कुछ ग्राम्स होता है, जो कि आर्थ्रोफ्लोरा के कंपैरिजन में बहुत कम है। हालांकि इसकी डाइट प्लांट मैटर या फिर स्मॉल इन्वर्टेब्रेट्स होते थे, लेकिन इसका बड़ा साइज और डरावनी अपीयरेंस इसको स्कैरेस्ट एक्सटिंक्ट एनिमल्स की लिस्ट में लाता है। पर्मियन पीरियड में जब जमीन सूखने लगी, हरा भरा जंगल रेगिस्तान बन गया। जिस प्रोसेस को डिजर्टिफिकेशन बोलते हैं वो आर्थ्रोप्लोरा के लिए फेवरेबल नहीं था और साथ ही उस वक्त कुछ नए क्रिएचर्स जैसे टेट्रापॉड्स आने लगे थे, तो वो इसका कंपटीशन बन गए थे, जिसकी वजह से इसको खाने की कमी होने लगी थी, इसलिए यह एक्सटिंक्ट हो गया। तो कैसा लगा आपको इन स्केरी एक्सटिंक्ट एनिमल्स के बारे में जानकर? कमेंट में बताएं और हमें सपोर्ट करते रहें।